नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। सबसे पहले बात करते हैं अफगानिस्तान के हालात की। अपना मुल्क छोड़कर राष्ट्रपति अशरफ गनी ने संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में पनाह ले ली है। अमीरात ने इंसानियत के नाते उन्हें शरण देने की बात कही। पहले उनके ताजिकिस्तान और ओमान में होने की खबर आ रही थी। अशरफ गनी ने अफगानिस्तान छोड़ने के बाद पहली बार बयान भी जारी किया और कहा कि खून खराबा रोकने के लिए उन्होंने देश छोड़ने का फैसला किया। अशरफ गनी ने यह भी कहा कि वह अफगानिस्तान लौटना चाहते हैं और इसके लिए वो कई लोगों के साथ संपर्क साधे हुए हैं और वो अपना कर्तव्य निभाने के लिए अफगानिस्तान वापस लौटेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि शांति से सत्ता सौंपना चाहता था, कोई पैसे लेकर मैं वहां पर नहीं आया हूं और सुरक्षा कारणों के चलते इस वक्त देश से दूर हूं। और काबुल में जिस तरह से लोगों के बीच अफरा तफरी की स्थिति हमने देखी थी, वो बेचैनी लोगों में अब भी है। अब भी लोग वहां से बाहर निकलना चाहते हैं। एयरपोर्ट पर अब भी कई अफगान परिवार मौजूद हैं जो किसी भी हालत में देश छोड़ने को बेकरार है। एयरपोर्ट की एक तस्वीर सामने आई है जिसमें एक परिवार ब्रिटिश सैनिकों के आगे मनोवल कर रहा है कि वो उन्हें अपने साथ ले चले, लेकिन उड़ान की लिस्ट में नाम ना होने की वजह से ब्रिटिश सैनिक उन्हें रोक देते हैं और इसके बाद इस परिवार के छोटे छोटे बच्चे रोने लगते हैं और ये मंजर किसी को भी भावुक कर देने वाला है। आसानी से काबुल समेत पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा करने वाले तालिबान के खिलाफ आम नागरिकों ने मोर्चा भी खोल दिया है। कुछ इलाकों में उत्तरी अफगानिस्तान के खोस्त शहर में उमड़ी एक ऐसी ही भीड़ पर तालिबान लड़ाकों ने गोलियां बरसाई जिसमें कई लोगों की मौत हो गई है। कई प्रदर्शनकारी घायल भी हुए हैं। स्थानीय लोग रिहायशी इलाकों से लगे एक बाजार में इकट्ठा हुए थे। भीड़ ने वहां लगे तालिबानी झंडों को हटाकर काले, लाल और हरे रंग के अफगानी झंडों को फहरा दिया था। यहां काफी देर तक नारेबाजी होती रही, लेकिन फायरिंग के बाद ये भीड़ तितर बितर हो गई और कई लोगों की इसमें जान चली गई है। और इस तरह की तस्वीरें कई अलग अलग जगहों से आ रही है। तालिबान का प्रदर्शन करने के लिए, का विरोध करने के लिए लोग सड़कों पर उतरने लगे हैं। जलालाबाद में भी तालिबान के खिलाफ विरोध जताने के लिए लोग सड़कों पर उतरे। अफगान राष्ट्रीय झंडों के साथ लोगों ने मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों ने तालिबान के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। हम जानते हैं कि तालिबान किस तरह से खून खराबा करता रहा है और उसको किस तरह से सत्ता हथियाने का जो उसका जरिया रहा है वो हम जानते हैं, सिर्फ हथियार और लोगों की मौत ही रहा है। लेकिन तालिबान अपने आप को अब अलग एक तरह से पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहा है, अपनी छवि को वो सॉफ्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो लोग यहाँ पर बरसों से रह रहे हैं वो जानते हैं तालिबान का असली चेहरा और उसका विरोध इसीलिए करने के लिए वो सड़कों पर उतरे हैं। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद अब दुनिया की नजर इस बात पर लगी है कि तालिबान अपनी सरकार का ऐलान कब करता है और उसका मुखिया आखिर कौन होगा। अब्दुल गनी बरादर का नाम पहले नंबर पर चल रहा है, लेकिन कुछ और नाम भी हैं। इस बीच तालिबान के खिलाफ फिर से संगठित होने की कोशिशें भी शुरू हो गई हैं। एक रिपोर्ट। मुल्ला उमर के बाद तालिबान के नंबर 2 नेता मुल्ला बरादर का कांधार पहुंचते ही भव्य स्वागत हुआ। इसी के साथ वहां सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। माना जा रहा है कि तालिबानी सत्ता की कमान बरादर के ही हाथ में होगी। हालांकि कांधार के ही कट्टरपंथी इस्लामी नेता हिब्तुल्लाह अखुंदजादा के नाम की भी चर्चा है। नाम तो अली अहमद जलाली का भी चला। कहा जा रहा है कि ये नाम अमेरिका की तरफ से आया था, जिसे तालिबान ने खारिज कर दिया। हालांकि जलाली के नाम को फेक न्यूज भी बताया गया। तालिबानी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार के गठन के सवाल पर कहा गया कि इस पर काम चल रहा है। जहां तक सरकार के गठन का सवाल है, इस पर अभी काम चल रहा है और उम्मीद है हम जल्द आपको बताएंगे। इस बीच तालिबान की राजनीतिक वार्ता टीम के सदस्य अनस हक्कानी ने अपने सहयोगियों के साथ पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई और रिकॉन्सिलिएशन काउंसिल के चेयरमैन अब्दुल्ला से मुलाकात की और उनको सुरक्षा का भरोसा दिया। हालांकि तालिबान ने अभी इस बात के पत्ते नहीं खोले हैं कि क्या इनको सत्ता में भागीदारी दी जाएगी या नहीं। सबकी सहमति वाली सरकार की बात जरूर की जा रही है।
हम एक सबकी सहमति वाली सरकार चाहते हैं। हमारी लड़ाई बहुत साल चली है और अब हम देश में कोई लड़ाई नहीं चाहते। जहां तक तालिबान की भावी सरकार को मान्यता देने की बात है तो कनाडा ने साफ मना कर दिया है, जबकि अमेरिका और ब्रिटेन सहित कई देश कह रहे हैं कि तालिबान के रवैये को देखकर फैसला लिया जाएगा। नई दिल्ली में उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। काबुल का परवान गुरुद्वारा अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों के लिए पनाहगाह बन चुका है। भारत से अफगानिस्तान नौकरी करने गए लगभग 31 भारतीयों ने इस गुरुद्वारे में शरण ली है। यहां पहले से ही लगभग 300 अफगानी सिख और हिंदू परिवार शरण लिए हुए हैं, जो भारत सरकार से उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए लगातार गुहार लगा रहे हैं। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट। दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रमुख मनजिंदर सिंह सिरसा उन भारतीय नागरिकों से वीडियो कॉल पर बात कर रहे हैं जो काबुल के करते परवान गुरुद्वारे में शरण लिए हुए हैं। तुम तो सेफ जगह पे हो, वहां कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं। सिरसा के मुताबिक 31 से ज्यादा भारतीय उनके संपर्क में हैं जो अफगानिस्तान में नौकरी करने गए थे और अब वहां फंस गए हैं। कल तक मेरे से 31 लोगों ने संपर्क किया, जो लोग देश के अलग अलग कोनों से अफगानिस्तान में अपनी नौकरी के लिए या अपने रोजगार कमाने के लिए गए थे। 31 लोग कहां कहां पे किन किन जगहों पे रखे हुए हैं उनकी जानकारी मैंने एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री से शेयर की है। इनमें से कुछ लोग हैं जिनको हम गुरुद्वारे में कोशिश कर रहे हैं पहुंचाने की, अपने लोगों से बातचीत करिए, वो इनको किसी तरीके ट्रांसपोर्ट करके लेके जाएंगे। ये मंगलवार का वीडियो है जो अफगानिस्तान के सिख और हिंदुओं ने बनाकर भेजा है। इस वीडियो में ये लोग यूनाइटेड सिख जैसी संस्थाओं से गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें अमेरिका या कनाडा में शरण दिलाएं, क्योंकि वहां की सरकार ने 15,000 रिफ्यूजियों को लेने के लिए हामी भरी है। अफगानिस्तान की सारी संगत वालों बेनती है जो कि इत्थे 285 सिख हिंदू साडे वीर भरा असीं गुरुद्वारे दे अंदर हां। तुसीं भली बात जानदे हो कि 3-4 दिन तो तालिबान काबुल आ गए हैं ते बाहर हालात बहुत नाजुक हैं। साडे कोल आए भी सन उन्हें। फिलहाल वहां फंसे भारतीयों का कहना है कि उन्हें अब तक तालिबान ने परेशान नहीं किया है, लेकिन काबुल में भारतीय दूतावास बंद हो जाने के कारण उन्हें भारत सरकार से संपर्क करने में कठिनाई जरूर हो रही है। ज्यादातर भारतीय जो अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं, वहां नौकरी करने गए थे, वो खुलकर सामने आकर नहीं बोलना चाहते हैं क्योंकि उन्हें अभी तालिबान से डर है। बताया यही जा रहा है कि सरकार के लोग, भारत सरकार के लोग उनके साथ संपर्क कर रहे हैं। लगातार विदेश मंत्रालय वहां तालिबान और एयरपोर्ट पर काबिज अमेरिका के साथ भी संपर्क में है, ताकि जल्द फ्लाइट भेज करके फंसे हुए भारतीयों को धीरे धीरे निकाल करके देश वापस लाया जाए। दिल्ली में सहयोगी संजय कौशिक के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। भारत में सैकड़ों अफगानी छात्र पढ़ाई करते हैं और उनकी मानसिक स्थिति का अंदाजा इस वक्त लगाया जा सकता है। कुछ के परिवार वहीं पर हैं, छात्र सिर्फ पढ़ाई करने आए थे, पैसे खत्म हो रहे हैं। ऐसी कई मुश्किलें हैं जो अफगानी छात्रों की बढ़ती जा रही है। उनको वीजा से लेकर अपनी जान तक की चिंता अब सता रही है। हालांकि आईआईटी दिल्ली से लेकर जेएनयू तक अपने यहां पढ़ने वाले अफगानिस्तान के छात्रों को हर संभव मदद देने की कोशिश की जा रही है। रवीश रंजन शुक्ला की ये रिपोर्ट। अफगानिस्तान के वारदाक से आए शफी सुल्तान जेएनयू में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में पढ़ाई कर रहे हैं। इरादा जल्द घर लौटने का था, लेकिन अब डरे हुए भी हैं और परेशान भी। यहाँ फेलोशिप खत्म हो रही है और पैसे भी, और वहाँ भारत का एजेंट कहलाए जाने का डर सता रहा है। अफगानिस्तान लौटने पर हमको भारतीय जासूस कहकर तालिबान परेशान करेगी। हम चाहते हैं हमारी फेलोशिप की मिसाद बढ़ाई जाए। उधर देश का सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थान आईआईटी दिल्ली भी अपने अफगान छात्रों के लिए चिंतित है। यहाँ अफगानिस्तान के 16 छात्र हैं, लेकिन 15 छात्र अफगानिस्तान में ही हैं। अब आईआईटी में दाखिला लेने वाले और अफगानिस्तान में फंसे छात्रों को मदद देने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि संपर्क नहीं है, राइट, तो वो अपने सुपरवाइजर से भी मिल रहे होंगे।
पर वी फेल्ट देयर वाज अ नीड टू नेवरदलेस प्रोवाइड देम किसी तरीके की सांत्वना, टू प्रोवाइड देम सम इमोशनल सपोर्ट कि अगर उनको किसी भी तरीके की और दिक्कत है जिसमें हम कोई हेल्प कर सकते हैं, तो इसलिए हमने वो एक हेल्पलाइन का सिस्टम शुरू किया। उधर जेएनयू प्रशासन अब अफगानिस्तान के छात्रों के खत्म हो रहे वीजा के नवीनीकरण के लिए एक सर्टिफिकेट मुहैया कराने की कोशिश कर रहा है। एक वक्त ऐसा था जब अफगानिस्तान के छात्र जो भारत में पढ़ रहे हैं वो जब अपने देश में लौटते थे तो उन्हें एक बेहतर कैरियर मिलता था, लेकिन अफगानिस्तान के तेजी से बदलते हालात ने अब उनके भविष्य पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। दिल्ली से अक्षय डोंगरे के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और अब चलते हैं बिहार, जहां पर आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल में अध्यक्ष लालू यादव के दोनों बेटे तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव एक बार फिर से आमने सामने हैं और इस बार मामला छात्र विंग के अध्यक्ष को लेकर हुआ है। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने तेज प्रताप यादव के करीबी छात्र विंग के अध्यक्ष आकाश यादव को हटाकर गगन कुमार को नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। जगदानंद सिंह पिछले कई दिनों से हिटलर कहे जाने के कारण तेज प्रताप से नाराज चल रहे थे और तेजस्वी यादव के मनाए जाने के बाद कल ही वो सक्रिय हुए थे। माना जा रहा है कि जगदानंद सिंह के इस फैसले में लालू यादव और तेजस्वी यादव की भी सहमति है। फिलहाल तेज प्रताप यादव ने ट्वीट कर इस फैसले को गलत बताया है। चड्डा बाबू तो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको निर्णय लेने का स्वतंत्र रूप से उनको अधिकार भी है और उनसे अनुभवी व्यक्ति कौन है? मेरा कोई इंटरफेरेंस है ही नहीं इस मामले में। जगदा बाबू स्वतंत्र हैं, प्रदेश के संगठन में क्या फेरबदल करनी है, क्या विस्तार करना है, किसको रखना है, कैसे पार्टी को आगे बढ़ाना है, ये प्रदेश अध्यक्ष का काम है। तो यहाँ पर तेजस्वी यादव साफ तौर पर पल्ला झाड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं इसमें उनका कोई दखल नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र हैं अपने फैसले लेने के लिए। लेकिन तेज प्रताप यादव ने ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा है कि प्रवासी सलाहकार से सलाह लेने में अध्यक्ष जी ये भूल गए कि पार्टी संविधान से चलती है और राजद का संविधान कहता है कि बिना नोटिस दिए आप पार्टी के किसी पदाधिकारी को पदमुक्त नहीं कर सकते। आज जो हुआ वो राजद के संविधान के खिलाफ हुआ है। नमस्कार, मैं हूं अदिति राजपूत। एनडीटीवी और गूगल की खास पेशकश वैक्सीनेट इंडिया लेकर हाजिर हैं। हमारी कोशिश है कि वैक्सीन को लेकर जो भी लोगों के दिलों में डर और गलत फहमियां हैं उन्हें दूर किया जाए। 56 करोड़ लोगों को अब तक हमारे देश में टीका लग चुका है, लेकिन बच्चों का वैक्सीनेशन अब तक शुरू नहीं हुआ तो लोगों की चिंता बनी हुई थी। लेकिन अब उसे लेकर भी अच्छी खबर आई है कि अगले महीने यानी सितंबर तक बच्चों का टीकाकरण शुरू हो जाएगा। फेज 2 और फेज 3 का ट्रायल इस वक्त जारी है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान डॉक्टर अरविंद कुमार, चेयरमैन है इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट सर्जरी मेदांता अस्पताल से। डॉक्टर अरविंद, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमसे बातचीत करने के लिए। यहाँ पर डॉक्टर अरविंद, यूएस और यूके जैसे देशों में वैक्सीनेशन के बाद भी मामले तेजी से बढ़े हैं और बच्चे भी चपेट में आ रहे हैं। ऐसे में भारत में कोरोना की रोकथाम के लिए वयस्कों का वैक्सीनेट होना बेहद जरूरी है ताकि बच्चे सुरक्षित रहें। जी अदिति जी, आपको और दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। आपने ठीक कहा कि यूएसए, यूके और दूसरे कंट्रीज में पूरे वैक्सीनेशन ले चुके लोगों में भी कोविड इन्फेक्शन हो रहा है, जिसको ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन का नाम दिया गया है और उसमें चंद मौतें भी हुई हैं इस ग्रुप में। यूएसए के अंदर तो 12 से 18 एज ग्रुप के बच्चों को वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है। हमारे यहाँ अभी इस पर ट्रायल चल रहे हैं। तो दो चीजें मैं बताना चाहूंगा कि एक तो वैक्सीन हमें जबरदस्त प्रोटेक्शन देती है। जो हमारे यहाँ देश में वैक्सीन हैं वो 70 से 80% प्रोटेक्शन हमें इन्फेक्शन से देती हैं
और 99% से ऊपर प्रोटेक्शन हमें मृत्यु से देती हैं। जो यूएस का डेटा है उसमें ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस के बाद जो डेथ्स हुई थी वो 0.04% के रेंज में थी, यानी कि ये जीरो नहीं करता है लेकिन करीब करीब जीरो के करीब ले आता है। तो कुल मिला के मैसेज ये है कि वैक्सीनेशन सेफ है, इफेक्टिव है, लेकिन वैक्सीनेशन के बाद अगर आप कोविड संयम यानी मास्क लगाना, फिजिकल दूरी रखना, बंद जगहों पे ज्यादा लोगों का इकट्ठा ना होना और हैंड हाइजीन, ये 4 चीजों का अगर आप पालन करेंगे तो वैक्सीन की इफेक्टिवनेस और बढ़ जाती है। हमारे यहां भी अभी चूंकि बच्चों का वैक्सीनेशन नहीं शुरू हुआ है, इसलिए निहायत जरूरी है कि बड़ों में, बच्चों में कोविड संयम को बड़े रिलीजियसली प्रैक्टिस किया जाए। जो लोग वैक्सीनेशन के दायरे में आते हैं वो वैक्सीनेशन अवश्य लगवाएं। और जहां तक बच्चों का सवाल है, आज की तारीख में प्रोटेक्शन ही हमारा एक हथियार है। सितंबर तक जब ये वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा तो बच्चे भी वैक्सीनेट होना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, सभी ये जानना चाहते हैं, तीसरी लहर को लेकर सबके मन में कई सवाल हैं। क्या तीसरी लहर आ गई है? क्या आने वाली है? भारत की स्थिति को इस वक्त आप कैसे आंकते हैं? कहां पर खड़े हैं हम? अदिति जी, बहुत अहम और महत्वपूर्ण सवाल है, लेकिन मैं इस सवाल का क्वेश्चन वर्ड्स बदलूंगा। मैं ये कहूंगा पूरे देश से कि बजाय ये कहने के या पूछने के कि तीसरी लहर आने वाली है कि नहीं या कब आने वाली है, उसकी जगह ये सवाल पूछें कि तीसरी लहर को रोकने के लिए मुझे क्या करना है। अगर हर आदमी सिर्फ एक सवाल पूछे कि तीसरी लहर को रोकने के लिए मुझे क्या करना है, 130 करोड़ लोग इस सवाल को पूछ के उस पर अहम अमल करें तो शायद हम तीसरी लहर को रोक देंगे। और आंसर बड़ा सिंपल है, जो लोग वैक्सीनेशन के दायरे में आते हैं उनको जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट कराना है, और उसके बाद भी, और जो लोग दायरे में नहीं आते उनको भी कोविड संयम का पूरे 100% उसको एक रिलीजियस नेशनल ड्यूटी समझ के पालन करना है। अगर हम ये 2 चीजें कर लें, हम तीसरी वेव को आने से पक्का रोक लेंगे, मेरा ये वायदा। जी डॉक्टर साहब, एक और सवाल लोगों के जहन में है कि अब स्कूल खुलने लगे हैं, बच्चों को भेजा जाए या ना भेजा जाए, क्योंकि कुछ राज्यों से ऐसी छुटपुट खबरें आई हैं कि स्कूल जाने के बाद कुछ बच्चों को संक्रमण हुआ है, तो ऐसे में डर बना हुआ है पेरेंट्स में खासकर। आदित्य जी, इस बात पे मेरा विचार पिछले 1.5 साल से कंटिन्यूअसली सेम है और बहुत रिजिड है कि मैं भी पेरेंट हूं, मेरे भी बच्चे हैं और स्कूल जाने से कितना नुकसान हो रहा है उसका मैं भी आई एम कॉन्शियस ऑफ दैट। लेकिन जिंदगी, जीवन, एजुकेशन या 1 साल से कहीं ज्यादा कीमती। आपने देखा है हमारे ही देश में नहीं, इंग्लैंड में भी हुआ था, स्कूल खुले थे। इनफैक्ट उनकी सेकेंड लहर जो थी वो स्कूल खुलने से ही आई थी। हमारे यहाँ भी अभी कुछ राज्यों में स्कूल खोले गए और अचानक भारी मात्रा में बच्चों का। तो आज के परिप्रेक्ष्य में मेरे हिसाब से किसी भी कीमत पर स्कूल्स को नहीं खोलना चाहिए। हमें वैक्सीनेशन को 100% कवरेज तक ले जाने की कोशिश करें। एक दूसरा, जैसे ही डेटा अवेलेबल हो हम बच्चों को वैक्सीनेट करें, जिसमें अभी चंद महीने लगेंगे। जहां इतना वेट किया है, अगर चंद महीने और वेट करेंगे तो मेरे हिसाब से कोई नुकसान नहीं होगा। बिल्कुल, और अगले महीने से तो अब वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा, तो अब जल्द ही उम्मीद करते हैं कि बच्चे जो है वो भी सुरक्षा कवच के अंदर आ जाएंगे। डॉक्टर अरविंद कुमार, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। नमस्कार। देश प्रदेश की बात करते हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र कल जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर इशारा कर कहा कि ये राजनीति के राम है, यहां असुरी शक्तियों को पराजित करने के लिए बैठे हैं। इसके बाद सदन में पहले ठहाके लगे और फिर बीजेपी विधायकों ने जय श्री राम के नारे लगाए। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा यूपी चुनाव से पहले वोटों के ध्रुवीकरण का जरिया बन गया है। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने तालिबान पर बयान दिया, जिसके बाद उन पर मजहबी नफरत फैलाने और देशद्रोह का मुकदमा हो गया। अफगानिस्तान की हकीकत जाने बिना सोशल मीडिया पर तालिबान के पक्ष विपक्ष में आपत्तिजनक बहस छिड़ी हुई है। इससे सामाजिक ध्रुवीकरण का खतरा बढ़ गया है। यूं तो संभल के सपा एमपी शफीकुर रहमान बर्क का अफगानिस्तान और तालिबान से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन मीडिया फिर भी उनसे तालिबान पे उनकी राय लेने पहुंचा है। उन्होंने कहा
कि हमारा देश अंग्रेजों के कब्जे में था तो सारा देश उनसे लड़ा। वहां पहले रशिया फिर अमेरिका का कब्जा था, वे भी आजादी चाहते हैं। यह उनका निजी मामला है, हम इसमें क्या दखल देंगे। वो अपने मुल्क में कुछ करें, हम क्यों डरें। हमारे मुल्क पर कब्जा करने आएंगे तो सारा मुल्क साथ खड़ा है। हम तालिबान के कब्जे को सही नहीं मानते। हमारे मुकाबले पर अगर हमारे अंदर हमारे मुल्क पर कब्जा करने के लिए आएगा तो सारा मुल्क खड़ा है, मुल्क साथ है। तो आप क्या तालिबान वाले कब्जे को आप सही मानते हैं? किस तरह देखते हैं? नहीं, मैं सही नहीं मानता। उसको वो कब्जा जो अपने यहाँ कर रहे हैं वो जाने उनका, ठीक है, वो आज़ाद होना चाहते हैं, वो वहाँ अमेरिका की हुक्मरानी क्यों रहेगी। शफीकुर रहमान बर्क के इस बयान पर एक बीजेपी नेता ने मजहबी नफरत फैलाने और देशद्रोह करने के इल्जाम में FIR करवा दी है। यदि उन्हें तालिबानियों से प्रेम है तो वह हिंदुस्तान छोड़कर अफगानिस्तान तुरंत चले जाएं। उनको के पास यदि किराए का पैसे नहीं है, टिकट के पैसे नहीं है, हवाई जहाज की यात्रा के पैसे नहीं है, तो मैं उनको मुफ्त टिकट कराकर, अपने पैसे से उनको मुफ्त टिकट कराकर उनको भेजने का काम मैं कर सकता हूँ। सोशल मीडिया पे तालिबान के धर्म की वजह से कुछ लोग उसकी अंधी हिमायत और कुछ उसका अंधा विरोध कर रहे हैं। इन्हें अफगानिस्तान का इतिहास, उनकी समाजी बनावट, उनके कबीलों की आपसी लड़ाइयों और अफगानिस्तान में सोवियत और अमरीकी रोल की जानकारी नहीं है। इसीलिए यह लड़ाई हिंदू मुस्लिम लड़ाई की तरह पेश कर उसका सियासी फायदा लेने की कोशिश लगती है, जबकि हकीकत यह है कि अफगानिस्तान में मुस्लिम आबादी 99.7% है, गैर मुस्लिम आबादी सिर्फ 0.3%। मुस्लिम कबीलों में पश्तून 42%, ताजिक 27%, हजारा उज़्बेक 9%, अलमाक 4%, तुर्कमेन 3% और बलोच 2% हैं। इन एथनिक ग्रुप्स में भी वहां वर्चस्व की लड़ाई है और कट्टर इस्लाम और उदार इस्लाम के बीच भी लड़ाई, क्योंकि तालिबान ने शिया और सूफी मुसलमानों के खिलाफ वहां जुल्म किया है, इसलिए वे भी उसके सख्त खिलाफ हैं। जिस तरीके से अफगानिस्तान में तालिबान ने सत्ता संभाली है और उसको लेकर हमारे हिंदुस्तान में कुछ मुस्लिम तंजीमें खुशी मना रही हैं, बड़े ही अफसोस की बात है। ये क्या इस्लाम है कि कांधे के ऊपर AK-47 रखे हुए अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए, ये हुसैनी इस्लाम नहीं है, ये यजीदी इस्लाम है। आज जो लोग बंदूक या तलवार का सहारा लेके इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, सूफी इस्लामिक बोर्ड हमेशा इसकी मुखालफत करता आ रहा है और हम चाहे वो उनके समर्थक हिंदुस्तान में हो या हिंदुस्तान के बाहर ऐसे लोग हों, हम उनकी मुखालफत कर दें। मशहूर मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना कल्बे सादिक साहब कहते थे कि इस दुनिया में दो तरह का इस्लाम है, एक वो जो पैगंबर मोहम्मद साहब लाए और दूसरा वो जो तालिबान लाया। तो अफगानिस्तान में ये झगड़ा इन्हीं दो तरह के इस्लाम को मानने वालों के बीच में है, लेकिन नफरत के इस माहौल में हिंदुस्तान में उसे हिंदू मुस्लिम की लड़ाई बनाया जा रहा है। संभल में अनवर और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और सरकार चुनावी रणनीति को आगे भी बढ़ा रही है। इस रणनीति में एक कड़ी है जिलों शहरों के नाम बदलने की। इलाहाबाद के बाद यूपी के मशहूर जिलों में है अलीगढ़ और मैनपुरी, और अब इनके नाम बदलने का प्रस्ताव जिला पंचायत से पास भी हो गया है। अलीगढ़ को अब हरिगढ़ कहे जाने की तैयारी है। तालों और तालीम के लिए मशहूर यूपी के अलीगढ़ का नाम बदलकर जल्द हरिगढ़ हो सकता है। नवनिर्वाचित जिला पंचायत समिति ने अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ रखने का प्रस्ताव पारित किया है। कल बोर्ड की मीटिंग में हमारे 5 प्रस्ताव पास हुए, जिसमें से अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ रखने पर सभी ने सहमति जताई और पास भी हुआ। दूसरा नाम बाबूजी कल्याण सिंह के नाम पर एयरपोर्ट का नाम रखा जाए। अलीगढ़ का ताला और सर सैयद द्वारा स्थापित अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। लगभग 1000 साल पहले अलीगढ़ का नाम कोल था, जो बाद में शासक साबित खान ने इसका नाम साबितगढ़ किया और फिर अंत में मुगल शासक शाह आलम के सेनापति ने इसका नाम अलीगढ़ रखा। इतिहासकार नाम बदलने के इस फैसले को सांप्रदायिक मानते हैं। उससे पहले भी मायावती की सरकार में भी कुछ चेंजेस हुए थे, लेकिन आज जो चेंजेस हैं उनका मकसद, उनका एम बहुत ही स्पष्ट रूप से सांप्रदायिक है। उसमें कोई शर्म लिहाज भी नहीं है। ओपनली कहा जा रहा है
कि ये नाम इसलिए बदले जा रहे हैं क्योंकि ये नाम एक पर्टिकुलर समुदाय से के इतिहास से जुड़े हैं। लेकिन जरा सुनते हैं कि अलीगढ़ का नाम बदलने को लेकर अलीगढ़ के युवाओं की क्या राय है। नाम बदलने से इस मुल्क के मसाइल हल नहीं होंगे। आज का नौजवान जो आज का छात्र है वो नौकरी चाहता है, उसके जितने भी मसले हैं वो नौकरी से हल होंगे। आप जानते हैं कि मतलब ये राजनीति की जा रही है, नाम के ऊपर सिर्फ अलीगढ़ का नाम चेंज करके हरिगढ़ कर दिया जाए। अभी आप देख रहे हैं यूनिवर्सिटी भी है यहाँ पर अलीगढ़ में, जब अगर अलीगढ़ का नाम चेंज होकर हरिगढ़ होगा तो लोग ये मुद्दा भी उठाएंगे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम भी चेंज करवाया जाए। दूसरी तरफ यूपी के ही मैनपुरी का नाम ऋषि मयन के नाम पर मयनपुरी रखने का प्रस्ताव भी पारित किया गया है। योगी सरकार पहले ही इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज और फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर चुकी है। बीजेपी और हिंदुवादी संगठन लखनऊ, गाजियाबाद और देवबंद का नाम भी बदलने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम दीनदयाल उपाध्याय करा जा चुका है। हिंदू संगठन ये भी मांग कर रहे हैं कि लखनऊ का नाम बदलना चाहिए, मुरादाबाद का नाम बदलना चाहिए, मुजफ्फरनगर का नाम बदलना चाहिए। और हमने देखा है कि पहले भी मायावती जब मुख्यमंत्री थी या मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने भी शहरों के नाम बदले थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या शहरों के नाम बदल देने से, क्या अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ कर देने से अलीगढ़ के बेरोजगारों को रोजगार मिल जाएगा? क्या अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ हो जाने से वहाँ पर विकास तेजी से बढ़ेगा या फिर वहाँ पर महंगाई कम हो जाएगी? अगर ऐसा होता है तो जितने भी शहर हैं जो कि लगता है कि किसी धर्म विशेष के नाम पर रखे गए हैं, उनके नाम, उन सबके नाम बदल देना चाहिए। अलीगढ़ में सहयोगी अदनान खान के साथ दिल्ली में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और अब वक्त हो गया है टॉप न्यूज का। एनडीटीवी इंडिया आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। रोज हम आपको 5 खबरें दिखाते हैं और आप चुन सकते हैं अपनी पसंद की खबर। तो आज पहली खबर अफगानिस्तान से, जहां पर राष्ट्रपति रह चुके अशरफ गनी ने अब यूएई में पनाह ले ली है। दूसरी खबर, तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान में आवाज उठने लगी है। कई जगहों पर प्रदर्शन हुए और प्रदर्शनकारियों पर गोलियां भी चलाई गई। तीसरी खबर, पश्चिम बंगाल से विधानसभा चुनाव में जो हिंसा हुई उस पर आज हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। चौथी खबर, बिहार से तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव में एक बार फिर ठन गई है आरजेडी के छात्र संघ के अध्यक्ष को लेकर। और पांचवी खबर, महीने के अंत तक बच्चों की वैक्सीन आ जाएगी। ये एक अच्छी और राहत भरी खबर आई है। हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएं, इन 5 खबरों में से एक खबर को चुनें। उस खबर को हम आपको विस्तार से उसके हर पहलू को एनडीटीवी इंडिया और उसके यूट्यूब चैनल पर दिखाएंगे।